हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं हमारी कविता जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। बड़ी फनी कविता है ये हमारी। ठीक है बच्चों, जिस किसी ने भी अभी तक मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है या फिर सिलेबस डिस्कशन एंड एग्जामिनेशन स्कीम डिस्कशन वीडियो नहीं देखा है, पहले वो जाके देखे, ताकि आपको मैं क्या पढ़ाने जा रही हूँ अपने चैनल पे और किस तरीके से हम पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा जो मैप है आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों। और देखो, जब भी आप मेरे साथ पढ़ने बैठे तो अपनी एनसीईआरटी की जो किताब है इंग्लिश की क्लास 10th की, उसको साथ लेके बैठे, क्योंकि मैंने उस किताब में से लाइन टू लाइन हर चीज पढ़ाई है। साथ रहेगा तो पढ़ने में आपको सहूलियत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो चलो अपनी कविता की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। जो इसके पोइटस है वो है, लेट्स सी कौन है, कैरोलीन वेल्स। पोइटस मतलब क्या होता है? जैसे पोइट मतलब कवि होता है, वैसे ही पोइटस मतलब कवयित्री होती है। तो ये जो पोम लिखी है वो हमारी पोइटस कैरोलिन वेल्स ने लिखी है। देखो, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गिवन है कि इस पोम को कैसे पढ़ना है और इसमें क्या बताया गया है। पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर लाइन टू लाइन स्टैंजास को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। हिज ह्यूमरस पोम, ह्यूमरस मतलब हास्यपूर्ण, पोम मतलब कविता, सजेस्ट सम डेंजरस, डेंजरस मतलब खतरनाक, वेज टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानना, और टेल, टेल मतलब बताना, वाइल्ड एनिमल्स। इस कविता में हम कुछ ऐसे तरीके जो पोइटिस ने डिस्कस किए हैं कि जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवरों को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, वो थोड़े ह्यूमरस भी है। मतलब थोड़े कॉमेडी टाइप भी है, आपको हंसी भी आएगी कि ये कोई तरीका होता है वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का। लेकिन उन्होंने ह्यूमरस तरीके से हम वाइल्ड एनिमल्स को कैसे पहचान सकते हैं उसके तरीके बताए हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस भी है। यदि आप इन रियलिटी ऐसा करते हो तो आपकी जान जोखिम में पड़ जाएगी। तो आ जाइए स्टैंजा नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, चांस का मतलब है कि आपको कभी मौका मिले। क्या मौका मिले? टू जंगल्स इन द ईस्ट, देखो ईस्ट का मतलब पूर्व है। यदि पूर्व के जंगल्स की तरफ जाने का आपको मौका मिले, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब वैसे अग्रिम होता है, लेकिन यह एडवांस का मतलब है यदि आप और जो ईस्ट के जंगल से उसकी तरफ यदि आप आगे बढ़े तो आपको क्या दिखाई देगा? अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, लार्ज मतलब बड़ा, टॉनी मीन्स भूरे और पीले कलर का, बीस्ट मतलब आपको एक जानवर दिखेगा। इफ ही रोड्स एट यू हैज यू आर डाइन, रोड्स मतलब गुर्राना, यदि गुर्राना या दहाड़ना, यदि वो आप पे दहाड़े और उसकी दहाड़ सुन के आपको ऐसा लगे कि बस मेरी तो जान निकलने वाली है, मैं मरने वाला हूँ, यू विल नो इट इज अ एशियन लायन, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है, एशियन लायन है। आई बात समझ में? तो हमारी पोइटस बड़ा ह्यूमरस और डेंजरस वे बता रही है जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स को, उसको पहचानने का। पहले स्टेंजा में वो एशियन लायन को पहचानने का तरीका बता रही है कि यदि आप ईस्ट के जंगल्स की तरफ जाते हैं और उसमें और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक लार्ज और टॉनी बीस्ट दिखेगा। ठीक है, और वो रोर करे और उसकी रोर मतलब उसकी दहाड़ से आपकी ऐसी हालत हो जाए कि आप मरने वाले हैं, तो पहचान जाइए कि वो कौन है, एशियन लायन है। क्लियर है ये स्टेंजा? ये देखिए, ये एशियन लायन, इसकी बात चल रही है कि यदि ये इसका जो कलर है, देखो ट्वेनी का मतलब होता है भूरा और पीले। आपने कभी लायन देखा होगा, उसका जो स्किन का कलर होता है वो डार्क पीला, येलो, और भूरे और पीले का मिक्सअप होता है। तो एक बार आप इसको कलर जो भी है गूगल सर्च कर लेना फोटो, तो ये वाला जो वर्ड है आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे, सेकंड एनिमल को जो पहचानने की बात कर रहे हैं वो देखते हैं कौन है। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग ग्राउंड, रोमिंग मतलब होता है आप चहलकदमी कर रहे हो। अ नोबल, नोबल मतलब बड़ा इनोसेंट सा, है ना, डिसेंट सा। वाइल्ड, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, ग्रीट्स यू, ग्रीट्स यू का मतलब अभिवादन करेगा।
विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, ब्लैक मतलब काली धारियां, यहाँ देखो ये जो टाइगर है इसके शरीर पे कैसी धारियां हैं, ब्लैक, ये इन धारियों की बात की जा रही है। ऑन अ येलो ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड का मतलब क्या है, बैकग्राउंड, कि मतलब जो टाइगर है उसका जो बैकग्राउंड है ये येलो है और उस पर कैसी स्ट्राइप्स होती है, ब्लैक, काले कलर की ये धारियां बनी हुई होती है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आप नोटिस करें यदि वो आपको खा जाए, ईट्स यू। द सिंपल रूल, बहुत सिंपल सा रूल है, मे हेल्प यू टू लर्न, जो कि आपको ये जो रूल है कि यदि आपको ऐसा बीज दिखे, वो आपको ग्रीट करे और वो आपको खा जाए, तो सिंपल सा रूल है ये सीखने का कि वो कौन है, द बंगाल टाइगर। टू डिस्टर्न, डिस्टर्न मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। तो इसमें जो हमारी पोइटेस है उसने बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का ये सिंपल सा रूल बताया है कि ऐसा कोई यदि विथ ब्लैक स्ट्रिप्स येलो ग्राउंड ऐसा कोई बीस्ट आपको दिखे और वो आपको खा जाए, ईट्स यू, तो आप पहचान जाना कि वो कौन है, बंगाल टाइगर। तो ये एक ह्यूमरस और डेंजरस वे उन्होंने बताया है बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करने का। चलिए अपने थर्ड स्टेंजा के अंदर देखते हैं किस जानवर की बात हो रही है। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, स्ट्रोलिंग मतलब होता है चहलकदमी करते हुए, विचरण करते हुए, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड, आगे की तरफ आप बढ़ोगे। अ बीस्ट यू व्यू, जो जानवर आप देखोगे, दोज हाइड विथ, हाइड का मतलब यहाँ पे है एनिमल स्किन, जो एनिमल है उसकी जो त्वचा है उससे। विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, मतलब आपको जो उसकी त्वचा है वो इन धब्बों, है ना, उससे ढकी हुई होगी। पेपर्ड मतलब काली मिर्च भी होता है, यहाँ पे जो पेपर्ड है उसका मतलब है काली मिर्च जैसे दाने दाने से पूरी स्किन जो है वो ढकी हुई होगी। हैज सून हैज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और वो आपको देखते ही आपके ऊपर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब होता है छलांग लगाना या कूदना। यू विल नो इट इज द लेपर्ड, यदि वो आपको देखते ही आप पे छलांग लगाए तो आप पहचान जाओगे कि वो कौन है, लेपर्ड। लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ, कि वो एक लेपर्ड है। टी विल का मतलब होता है इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, यदि आप पेन और दर्द में कराएंगे उसका भी कोई फायदा नहीं होगा आपको। ही ओनली ली लैप एंड लैप अगेन, वो बार बार आप पे छलांग लगाएगा। तो जो लेपर्ड है उसको आइडेंटिफाई करने का पोइटस ने ये ह्यूमरस और बड़ा ही डेंजरस तरीका बताया है। चलो अब आगे चलते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। अब देखो इसमें किस जानवर की बात हो रही है। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, वॉकिंग मतलब आप यदि चहलकदमी कर रहे हैं, यार्ड मतलब आंगन में, यू मीट अ क्रेचर देयर, तो आप एक जीव से मिलेंगे, क्रेचर मतलब होता है जीव, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको हग, हग मतलब अपने आर्म्स में ले लेना, आपको बहुत टाइटली हग करेगा। बी श्योर इट इज अ बेयर, तो आप समझ जाना कि वो कौन है, बेयर है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, केयर्स मतलब लाड करना या दुलार करना या प्यार करना। ठीक है, यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाए तो फिर आपको वो बार बार और दुलार करेगा और आपको टाइट हग करेगा, तो आप श्योर हो जाएंगे कि वो कौन है, बियर है। तो इस वाले में जो इस वाले स्टेंजा में भी जो हमारी पोइटस है वो हमें बियर को पहचानने का बड़ा ह्यूमरस और डेंजरस तरीका बता रही हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेंजा पे। दो टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है फर्क पता लगाना। बीस्ट ऑफ प्रे, जो शिकारी जानवर है उनके बीच में यदि आपको फर्क पता लगाना है। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, नोवाइस मतलब नौ सिखिया जो कि नया है, देखो इसका हार्ड वर्ड ग्लोसरी में दिया हुआ है। नोवाइस मतलब समवन न्यू टू अ जॉब, ऐसा है जो कि नया नया है, उसको इतना जानवरों के बारे में पता नहीं है। तो माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब देखिए आप, नॉन प्लस मतलब होता है पजल्ड, कंफ्यूज्ड, सरप्राइज, तो वो पजल्ड हो जाएगा किसके अंदर, देखो किसकी बात चल रही है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना थस,
मतलब क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, हाइना मतलब लकड़बग्गा। तो उन दोनों में वो कंफ्यूज हो जाएगा। हाइनास कम विथ मैरी स्माइल्स। जो हाइना है उसके फेस पे एक मैरी स्माइल, स्माइल मतलब हंसी होती है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। यदि वही वो हाइना के आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो वो हाइना नहीं है, वो क्या है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। मतलब यदि हाइना होगी तो उसका मैरी स्माइल होगा, और यदि क्रोकोडाइल है तो उसके आंखों में से क्या आएंगे, आंसू आएंगे। तो इसके अंदर हमारी जो पोइटिस है वो हाइना और क्रोकोडाइल के अंदर कैसे कोई व्यक्ति डिफरेंशिएट करता है। जो नया व्यक्ति होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि हाइना कौन है और क्रोकोडाइल कौन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोइटिस, यदि हाइना है तो उसके फेस पे क्या होगा, एक मैरी सी स्माइल होगी, और यदि क्रोकोडाइल है तो वीप मतलब उसके आंखों में से क्या आएंगे, आंसू आएंगे। चलते हैं लास्ट स्टैंजा पे। अ ट्रू कमेलियन, कमेलियन मतलब होता है गिरगिट, इज स्मॉल, कैसा होता है, स्मॉल मतलब छोटा। अ लिजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग, एक लिजर्ड मतलब छिपकली टाइप का होता है गिरगिट। ही हजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते, गिरगिट के क्या नहीं होते, अकॉर्डिंग टू पोइटस उसके क्या नहीं होते, ईयर्स नहीं होते। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और एक भी पंख नहीं होता, विंग मतलब पंख। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, और यदि पोइटस बोल रही है यदि तुमको ट्री, ट्री मतलब पेड़ पे कुछ भी ना दिखे, इट इज द कमीलियन यू सी, तो आप मान जाना कि वहां पे कौन है, गिरगिट बैठा है। ऐसा क्यों बोला है कि कोई भी ना दिखे तो गिरगिट, क्योंकि हमें पता ही है गिरगिट की जो विशेषता होती है कि वो कलर बदल लेता है। तो यदि वो कलर बदल लेता है तो वो जो भी जिस पेड़ पे बैठा है उसी कलर का यदि उसने अपना बॉडी का कलर कर लिया है तो हमें वो दिखाई नहीं देगा। तो इस वाले स्टैंजा में जो पोइटस है वो हमें कमीलियन की जो फीचर है, एक तो कलर बदलने की, और उसकी जो संरचना है शरीर की, वो हमें एक्सप्लेन कर रही है। तो यहाँ पे हमारी ये पोम फिनिश होती है। तो स्टूडेंट्स, अब हमने कविता बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन रह गया हो तो एक बार वीडियो को वापस देख ले, ताकि आपके दिमाग में कोई भी डाउट्स ना रहे। अब बच्चों देखो, तुम्हारे लिए मैंने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, यहाँ पे जो एनसीईआरटी की किताब है उसके पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लाइन टू लाइन हम आपस में एक साथ मिलके डिस्कस करेंगे। देखो, क्लास 10th जो बुक का नाम है वो क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और जो हमारी पोम नेम है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, ठीक है बच्चों। अब देखो, पहले मैंने जो है हार्ड वर्ड्स एंड हिंदी ट्रांसलेशन, कहने का मतलब है कठिन शब्द एवं हिंदी अनुवाद, ये स्पेशली मेरे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने ये ग्लोसरी तैयार की है। मैडम, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हमारी कविता है उसमें जितने भी कठिन शब्द हैं, पहले तो मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है, ठीक है, फिर उसका इंग्लिश में अनुवाद कैसे होगा वो लिखा है, फिर हमारी कविता में उसका क्या मीनिंग है ये भी लिखा है, ताकि तुमको इधर उधर ना भटकना पड़े, एक ही जगह तुमको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो, ये कविता थोड़ी सी लंबी है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब जो ये हार्ड वर्ड्स है, पहले पार्ट में क्या है, इफ एवर यू से जो स्टैंजर स्टार्ट हो रहा है हमारी कविता का, और वन मोर केयर्स पे जो खत्म हो रहा है, यहाँ तक के जितने भी कठिन शब्द हैं या मुझे लगे कि हाँ बच्चों के लिए ये कठिन हो सकते हैं, उनका मैंने आपको यहाँ पे अर्थ दिया है, ठीक है। तो साथ मिलकर डिस्कस करते हैं, चलते हैं अपने हार्ड वर्ड्स की तरफ। पहला जो वर्ड है वो है च्वैनी, ठीक है, जिसका मतलब पीला या भूरा, ठीक है। लाइन के लिए जो यूज हुआ था पीला कलर और भूरा कलर मैंने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से कविता के अंदर, ठीक है। रोर्स, रोर्स मतलब होता है दहाड़ता है, कौन दहाड़ता है, यहाँ पे जो हमारा लॉयन है वो दहाड़ता है। डाइन, डाइन का मतलब है मर रहे हैं, ठीक है। रोमिंग, रोमिंग का मतलब है विचरण करते हुए। स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स का मतलब है धारी, किसके शरीर पे होती है धारियां, ब्लैक कलर की, जो हमारा टाइगर था उसकी बात की गई थी। डिसन, डिसन का मतलब होता है जानना या पहचानना, ठीक है बच्चों। ग्रीट्स, ग्रीट्स मतलब होता है स्वागत करना या वेलकम करना। स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है चहल कदमी करते हुए। लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है कूदना या छलांग लगाना, ठीक है। लेपर्ड, लेपर्ड मतलब होता है तेंदुआ। हग, हग मतलब गले लगाना, कौन लगाता है गले,
बियर, जो हमारा भालू है वो गले लगाता है, ठीक है। क्रीचर, क्रीचर मतलब होता है जीव। श्योर, श्योर मतलब जरूर। केयस, केयस मतलब दुलार। और बियर, बियर मतलब भालू। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है तो एक बार वापस देख ले। फिर भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। कोशिश क्या करूंगी, मैं उत्तर दूंगी आपको, ठीक है। क्लियर है बच्चों? अब देखो आगे के जो स्टेंजास है थॉट 2 से लेके यू सी तक, इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स आए हमारी कविता के अंदर वो मैंने यहाँ लिखे हैं। चलो तो एक साथ मिलकर डिस्कस करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर करना। किसी चीज के अंदर अंतर करना मतलब पहचानना, डिफरेंस करना। बीट्स ऑफ प्रे का मतलब है शिकारी जानवर। नोवाइस, नोवाइस का मतलब नौ सिखिया, जो कि नया हो इस प्रोफेशन में, जिसको इतनी नॉलेज ना हो। नॉन प्लस का मतलब है उलझन में डालना, ठीक है। क्रोकोडाइल सब जानते हैं, क्रोकोडाइल का मतलब है मगरमच्छ। वीप, वीप मतलब रोना। हाइना, यहाँ पे जो हाइना वर्ड है वो लक्कड़ बग्गे के लिए यूज हुआ है। हाइना का मतलब क्या होता है? लक्कड़ बग्गा। मैरी, मैरी मतलब हंसमुख या प्रश्न, मतलब स्माइलिंग फेस के लिए ये वर्ड यूज हुआ था। स्माइल, स्माइल मतलब होती है मुस्कान। कैमिलियन, कैमिलियन गिरगिट को बोलते हैं, बड़ा टिपिकल सा वर्ड है इंग्लिश में कैमिलियन, ठीक है। लेकिन याद कर लो गिरगिट के लिए ये जो वर्ड यूज होता है वो है कैमिलियन, ठीक है। हमारी कविता में आया है इसलिए हमें ध्यान में रखना है। लिजार्ड, लिजार्ड का मतलब छिपकली। ये जो वर्ड है ना कैमिलियन, ये नया है अपने लिए, ठीक है। इसको आप जरूर 2-3 बार देख लें, उसकी स्पेलिंग देख लें, 1-2 बार बोल के देखें कैमेलियन, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे हमारे सारे जो कठिन शब्द हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। ये जो क्वेश्चन आंसर्स है हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसके पीछे दिए हुए हैं। मैडम इनको करने से क्या फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक तो जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं तो जो कविता है उसकी जो थीम है, उसमें जो मेन मेन कैरेक्टर्स है, उन पे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हमारा रिवीजन हो जाता है और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि जो हमने पढ़ा है क्या वो हमारे दिमाग में फिट हुआ या नहीं हुआ, मतलब समझ आया या नहीं आया। दूसरा, जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं मेनली एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आंसर्स हैं जो अपन डिस्कस करेंगे, इनको 1 बार 2 बार 3 बार रीड करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपकी स्पेलिंग से वो भी आपको याद हो जाए। क्यों मैडम लिख लिख के क्यों? रीड करना ही इनफ है। अरे रीड करोगे तो लिखने की यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक तो एग्जाम बोर्ड में आप स्पीड के साथ लिख ही नहीं पाओगे, आपके लिए समय कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, हमें एग्जाम में लिखना है, वहां किसी को बोलना नहीं है। लिखोगे तब स्पेलिंग्स याद होगी और आपकी जो सिली मिस्टेक्स है वो नहीं होगी, और जो सिली मिस्टेक की वजह से आपके नंबर कटते हैं वो भी नहीं कटेंगे, ठीक है बच्चों। ये चीजें ध्यान रखना, करना जरूरी है, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, वरना क्या है पोम पढ़ा के फ्री हो जाती, ठीक है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डज डाइन रियली राइम विथ लाइन? देखो डाइन लाइन राइम तो कर रहा है, ठीक है ना। कैन यू से इट इज सच वे दैट इट डज? अब देखो ये जो डाइन की स्पेलिंग है ये रियल में ये नहीं होती, केवल कविता में लाइन के साथ राइम करवाने के लिए, है ना, ये स्पेलिंग यूज हुई है। लेकिन जो रियल वर्ड होता है वो क्या होता है? डाइंग, ठीक है। डाइंग मतलब मरना, डाइन नहीं होता, डाइंग होता है। तो जो रियल वर्ड है, नो डाइंग डज नॉट राइम विथ लॉइन, जो रियल वर्ड है डाइंग वो राइम नहीं कर रहा लॉइन के साथ, ठीक है मैडम, ठीक है। समझ लो इस वर्ड को। देखो जो वर्ड डाइंग यूज हुआ है वो कविता में केवल राइम के लिए यूज हुआ है, लेकिन जो डाइंग होता है वो रियल वर्ड जो होता है ना, डाइंग एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड जो होता है वो डाइंग होता है, उसमें जी भी लगता है। तो ये केवल राइमिंग के लिए बोला गया है और राइमिंग के लिए ये स्पेलिंग यूज हुई है यहाँ पे। बट द वर्ड डाइन राइम्स विथ लाइन, देखो यही बात आगे लिखी हुई है कि जो वर्ड डाइन है वो राइम कर रहा है हमारे लाइन के साथ। For this reason, the poet has used the word dying for poetic effect. जो हमारा कवि है उसने ये जो डाइंग वर्ड है वो क्यों यूज किया है? ताकि पोएटिक इफेक्ट आ सके कविता में। एक जो पोएटिक इफेक्ट होता है, लयबंद तरीके से जो कविता पढ़ी जाती है, उस इफेक्ट के लिए ये वर्ड डाइंग यूज किया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है दिमाग में? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वैसे काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, फिर भी तो इस आंसर को 2-3 बार रीड करें, तो ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है।
हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। अब ये बोल रहा है जो हमारा टाइगर है, जो हमारा लायन है, उसको पहचानने के क्या तरीके बताए हैं कविता के अंदर, ठीक है। और हम कब करेंगे, जब हम ईस्ट के जंगल्स में जाएंगे, तो वहां कैसे मैंने पूरा कविता में एक्सप्लेन किया अच्छे से, उसी पे ये क्वेश्चन बनाए। देखो इसमें जितने भी जानवरों के नाम है, चाहे वो लायन हो, टाइगर हो, बियर हो, कमिलियन हो, हाइना हो, इनको जो पहचानने के तरीके हैं उन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सारे स्टैंजास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे स्टैंजास से एक एक क्वेश्चन बन ही जाता है, वो भी लंबा वाला। तो आप इन सारे स्टैंजास की अच्छे से प्रैक्टिस करें, चाहे एनसीईआरटी बुक के पीछे सारे स्टैंजास में से क्वेश्चन ना बने हो, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में ये सारे स्टैंजास में से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इन सारे स्टैंजास को बाय हार्ट कर ले, ठीक है। चले हमारे आंसर की तरफ। द लायन इज अ लार्ज एंड ट्वेनी बीस्ट, जैसा कि हमने पढ़ा था कि लायन कैसा बहुत ही विशाल का है, और ट्वेनी ट्वेनी मतलब हरा और नहीं भूरा और पीले कलर से यूज किया गया था, मतलब जो उसका स्किन का कलर होता है, ठीक है, बीस्ट है। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट रोर्स एट अस व्हाइल वी आर डाइंग विद फियर, और यदि वो आप पे दहाड़े और उसकी दहाड़ सुन के ऐसा फील हो आपको कि बस मैं तो मर रहा हूं, तो पहचान जाना, फियर से मतलब उसके डर से मर रहा हूं, तो पहचान जाना कि वो कौन है, लायन। मतलब इस कविता में जो हमारा कवि है उसने बड़े फनी तरीके से जो वाइल्ड एनिमल्स है उनको पहचानने का तरीका बताया है, काफी फनी है, ठीक है। अ टाइगर कैन बी आइडेंटिफाइड विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स येलो ग्राउंड। देखो मैंने टाइगर की पिक्चर शो की थी, तो उसका जो नीचे का हिस्सा होता है, मतलब स्किन के नीचे का हिस्सा होता है, वो कैसा होता है, येलो। तो इसलिए ये वर्ड यूज हुआ है येलो ग्राउंड, और उसमें किस कलर की धारियां होती है, ब्लैक स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। यदि ऐसा कोई जानवर दिखे जिसका येलो ग्राउंड है और ब्लैक स्ट्रिप्स है, तो वो कौन होगा, टाइगर होगा। वी कैन आइडेंटिफाई इट व्हेन इट ईट्स अस। और एक और जो कवि ने बोला है, बड़ा फनी तरीका बोला, बोला यदि वो आपको खा जाए, खाना भी जरूरी है, यदि आपको ईट्स मतलब खा जाए, तो समझ जाना कि वो कौन है, टाइगर है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। चले आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप उत्तर किस चीज का दोगे। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो देखो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन जो होते हैं जरूर नहीं सेम ही लैंग्वेज आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चले कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ताकि आप अच्छे से उत्तर दे पाए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डू यू थिंक द वर्ड लेफ्ट and lap in the third stanza are spelled correctly? Why does the poet spell them like this? जैसे अपन ने ऊपर डाइन वर्ड यूज किया था लाइन के लिए, वैसे ही थर्ड स्टैंजा में लेफ्ट और लैप वर्ड यूज हुआ है। तुमको क्या लगता है कि इसकी जो स्पेलिंग है वो सही है या गलत, मतलब ग्रामेटिकली सही है या गलत। और यदि गलत है, जो भी आपका उत्तर होगा, तो पोइट ने इसको इस तरीके से इस स्पेलिंग को क्यों लिखा है, वो मैंने बताया था पोइटिक इफेक्ट के लिए। हम पोइट्री में मेनली जो पोइट्स होते हैं वो ऐसे इफेक्ट के लिए जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उनको साइड में कर देते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल यदि एरर है तो भी चलेगा, लेकिन वो अच्छे से राइम होना चाहिए, ताकि जो कविता है या जो हमारी पोम है उसकी सुंदरता बनी रहे। देखो ये चैप्टर्स नहीं है, ये कविता है। कविता में क्या इमोशंस होते हैं, तरीका होता है, तो ग्रामर को इतना इंपॉर्टेंस ना देके वहाँ की राइमिंग स्कीम को इंपॉर्टेंट दिया गया है, चाहे उसकी स्पेलिंग गलत ही क्यों ना हो, इन्होंने गलत ही यूज की है ताकि वो अच्छे से राइम कर पाए। क्लियर है बच्चों, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या है, क्यों है, पोइटिक इफेक्ट क्या होता है, लेकिन हाँ हमारी कविता में जो वर्ड आया है उस पर पूछ सकते हैं कि क्या इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, ठीक है। नो द वर्ड लेफ्ट एंड लैप इन द थर्ड स्टैंजा आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। ये जो स्पेलिंग्स है ये करेक्ट नहीं है, तो मैडम करेक्ट स्पेलिंग क्या है, इसमें ए वर्ड भी आता है, द करेक्ट स्पेलिंग्स LEAPT है। देखो यहाँ पे ए नहीं था, हमारी कविता में ए मिसिंग था, और लीप के अंदर भी ए मिसिंग है। ग्रामेटिकली करेक्ट स्पेलिंग्स ये है, ठीक है। द पोएट्स स्पेल देम लाइक दिस फॉर पोएटिक इफेक्ट्स। और जो हमारा कवि है उसने ऐसा उच्चारण क्यों किया, इसको ऐसी स्पेलिंग क्यों दी, ताकि जो पोएटिक इफेक्ट है कविता में एक पोएटिक इफेक्ट डाल सके, एक लय बंद कविता लिख सके, इसलिए उसने ऐसा किया है। क्लियर है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन समझना जरूरी है। आई बात समझ में, तो अपने जो दिमाग के द्वार हैं वो खुले रखो ताकि क्वेश्चन नंबर 4 को समझ सको तुम। यदि आपने कविता बहुत अच्छे से पढ़ी है, उसमें अलग अलग जानवरों की एक ना एक कोई ऐसी खासियत जरूर बताई है
जो उसकी स्पेशलिटी है, उसी पे ये क्वेश्चन, ठीक है। डू यू नो वॉट अ बियर हग इज? क्या आपको पता है बियर हग मतलब, बियर मतलब भालू, भालू जो गले लगाता है वो क्या होता है, ठीक है। इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव। ये एक मतलब फ्रेंडली मतलब बड़ा प्यार दुलार भरा लेकिन स्ट्रॉन्ग हग होता है, मतलब बियर है इतना विशाल का भालू है, यदि आपको हग करेगा तो फ्रेंडली तो है क्योंकि वो आपको हग कर रहा है, गले लगा रहा है, आलिंगन कर रहा है, लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग, उसकी ग्रिप जो है वो स्ट्रॉन्ग भी है। कहने का मतलब है ये एक नेचुरल जो ट्रेंड है बियर का कि वो अपने शिकार को ऐसे हक करके ऐसे कस के पकड़ लेता है, उसकी बात हुई है। हैज दे अटैक यू अगेन, हाइना आर थॉट टू लाफ। हमारी जो पोम है उसमें बताया गया था कि जो हाइना है उसका फेस कैसा होता है, ऐसे जैसे वो स्माइल कर रही है ना। एंड क्रोकोडाइल टू वीप, और जो क्रोकोडाइल के लिए वर्ड यूज हुआ था कि वीप, वो आंसू निकालते। सच में जब क्रोकोडाइल टीयर्स होता क्या हैज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने किसी विक्टिम को, है ना, शिकार को स्वेलो करते हैं मतलब निकलते हैं, तो उनके आंखों में से आंसू आते हैं, इसलिए क्रोकोडाइल वीप वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। आर दीज सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडिया अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज? क्या आपको और भी ऐसे एनिमल्स का नाम पता है क्या जिनके लिए ऐसी कोई खासियत हो? जैसे हम बोलते हैं चालाक लोमड़ी, ठीक है, तो लोमड़ी के लिए चालाक वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। हम ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता, तो ये कुछ ऐसे हैं। तो ये ही आपसे पूछा है आपकी जस्ट फॉर जनरल नॉलेज के लिए, और ताकि आपको इस क्वेश्चन के थ्रू आपकी जो नॉलेज है, अवेयरनेस है वाइल्ड एनिमल्स को लेके, उससे जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आई बात समझ में? चले आंसर पे। अ बियर हग इज अ बियर्स टाइस इम्प्रेस, इम्प्रेस मतलब होता है टाइटली बाहों को, मतलब ऐसे बाहों में लेना, है ना, और हग करना मतलब गले लगाना, ठीक है। तो बियर हग वर्ड उस चीज के लिए यूज हुआ है। हाइना नेवर लाफ, ऐसे देखा जाए तो हाइना कभी ऐसे नहीं है कि आप लकड़बगे को देखो वो आपको हंसते हुए दिखेगा, लेकिन उसका जो फेस है, बट देयर फेस लुक्स लाइक दैट, उसकी जो फेस की जो बनावट है, जो कि मैंने आपको कविता में बताई भी, वो ऐसी ही है, तो ऐसा लगता है कि वो स्माइल कर रहा है। क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, क्रोकोडाइल रियल में ऐसा नहीं कि आंसू बहाते रहते, लेकिन बट टीयर्स कम व्हेन दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, जब वो अपने शिकार को निगलते हैं तो उनकी आंखों में से टीयर्स आ जाते हैं, इसलिए ये क्रोकोडाइल वीप वर्ड यूज हुआ है। क्लियर है बच्चों? यस, वी हैव सिमिलर एक्सप्रेशन एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन आर हिंदी लैंग्वेज। देखो मेनली मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मैंने हिंदी लैंग्वेज से कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स उठाए हैं जो कि यूज होते हैं, ठीक है। और भी लैंग्वेजेस है अदर स्टेट में जो बोली जाती है, तो आप अपनी लैंग्वेज में ये चीज लिख सकते हैं। मैंने ऐसा एग्जांपल समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, जैसे कि चालाक लोमड़ी, है ना, क्लेवर वैक्सन, ठीक है, लालची कुत्ता, ग्रीडी डॉग, ठीक है, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं। आई बात समझ में? ग्रीडी मतलब होता है लालची, डॉग मतलब कुत्ता। ये स्टोरीज भी हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, शॉर्ट स्टोरीज में हम पढ़ते भी है, क्लेवर फॉक्स, ग्रीडी डॉग। क्लियर है बच्चों? चले हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लुक एट द लाइन अ नोवाइस माइट बी नॉनप्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली, व्हाई इज द पोएट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोम? देखो इस कविता में जो स्पेलिंग्स हैं वो ग्रामेटिकली सही नहीं है, इसलिए बार बार स्पेलिंग्स पे ही ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बताओ इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, और जो हमारा कवि है उसने ये जो गलत स्पेलिंग है वो क्यों कविता में डाली है, वो हमने बार बार डिस्कस भी किया है, वो किस लिए डाली है, पोएटिक इफेक्ट के लिए। चलिए आंसर की तरफ। तो ये जो लाइन थी कविता के अंदर, इसका पहले तो सही से क्या होगा स्पेलिंग, वो हम डिस्कस करेंगे, फिर जो हमारा कवि है उसने ये लाइन क्यों यूज की, हमें उसका उत्तर देना है। The line a novice might nonplus can be correctly written as a novice might be nonplussed। देखो यहाँ पे ed लगेगा और यहाँ पे bb लगेगा, might be nonplussed, ये इसका करेक्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। The poet's incorrect line better in the poem because it maintains the rhyme scheme of the poem। और ये जो कवि ने जो ये लाइन यूज की है, नोवाइस माइट नॉन प्लस, ये कविता में बड़े अच्छे ढंग से फिट हो रही है, और जो राइमिंग स्कीम है वो भी मैच कर रही है, इसलिए उसने ऐसा किया है। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बड़े अच्छे से हमने सारे जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन किए हैं मैंने, और समझाया भी है तुमको। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी और कवि ने ऐसा क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारी ये ही कविता है जिसमें इतना वो मतलब ग्रामेटिकली एरर्स
कवि ने डाले हैं ताकि जो राइमिंग स्कीम है वो मैच हो पाए। इसलिए इस कविता में स्पेशली करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ऐसे क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, क्योंकि खूब सारी लाइंस में डाइन वर्ड है और ये जो है जो हमने अभी लाइन पढ़ी तो इसमें जो ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए इस पे ये क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान भी रखना है, स्पेशली इस कविता के अंदर ही है ये सारी जो भी चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विथ language either in English or in your own language. Can you find examples of humorous poem in your own language? देखो वैसे तो ये सेल्फ एक्टिविटी है, कहने का मतलब ये बच्चों से बोल रहा है कि क्या तुमको ऐसा लगता है कि पोइट ने कोई, तुमने पहले कोई कविता पढ़ी हो, मे बी 9th क्लास में पढ़ी हो या ऐसे भी पढ़ी हो, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल तुम्हारी आंखों के सामने आया कि जिसमें जो पोइट है उसने अपनी कविता के अंदर ये सहूलियत के लिए ये वर्ड्स डाले हो जिनकी स्पेलिंग सही ना हो, केवल राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए। यदि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप लिखें। ठीक है, तो सबका अलग अलग हो सकता है। एज ए एग्जाम्पल मैंने ये पोम का नाम लिखा है, मे बी ये 8th या 9th क्लास में है तुम्हारे, ठीक है ना, सिलेबस के अंदर, इसलिए मैंने ये डाला है ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएं इस चीज से। वैसे ये सेल्फ एक्टिविटी है, सारे बच्चों को अपने अपने तरीके से अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। ठीक है, चले आंसर की तरफ। यस, मैनी पोइट्स टेक सच लिबर्टीज। हाँ, बहुत सारे पोइट करते हैं, हमारी इसी पोइट ने नहीं किया है, और भी पोइट्स हैं जो राइमिंग स्कीम को मैच करने के लिए ग्रामेटिकली इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को डाल देते हैं टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग, ताकि एक प्रॉपर राइमिंग, एक रिदम बनी रहे कविता की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इन द पोम द डक एंड द कैंग्रो। ये डक एंड द कैंग्रो जो कविता है उसके अंदर ऐसा किया गया था या किया गया है। द पोइट राइट्स द वर्ड रूमैटिज्म, ये जो वर्ड है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसको ऐसे लिखा रूमैटिज्म। ठीक है, फॉर द शेक ऑफ राइमिंग एंड पोइटिक इफेक्ट, क्यों, ताकि जो राइमिंग है वो मैच हो सके और इस कविता में एक पोइटिक इफेक्ट, एक लयबंद इफेक्ट आ सके। ठीक है बच्चों, चले हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। Much of the humor in the poem arises from the way language is used। मतलब इस कविता में जो ह्यूमर है, जो एक मतलब हंसी की जो फनी बात है वो कैसे आती है, क्योंकि जो लैंग्वेज यूज की है हमारे कवि ने, जो तरीके बताए, वो सब भाषा का ही तो खेल है कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, यदि ऐसे किसी ने किया तो वो लॉयन होगा, ऐसे किया तो टाइगर होगा, पहचानने का जो तरीका बताया वो सब किसका खेल है, जो ये कविता के अंदर जो लैंग्वेज यूज की है उसका खेल है। ठीक है, ऑल्दो द आइडियाज आर फनी एज वेल, और ये जो आइडियाज हैं वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने के वो बहुत ज्यादा फनी है। ठीक है, इफ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोम दैट यू स्पेशली लाइक, share these lines with the class, speaking briefly about what it is about the ideas or the language that you like or find funny। देखो ये भी एक सेल्फ एक्टिविटी है जो मेनली क्लास में जब हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो करवाते हैं, तो वो बोल रहे हैं हाँ बहुत फनी है। यदि तुमको ऐसी कोई लाइन ज्यादा फनी लगी, मतलब इतने सारे स्टैंजाज में सब में फनी फनी तरीका बता रखा है, लेकिन तुम्हारा फेवरेट वन कौन सा है, और यदि जो है तो सारे बच्चे अपना अपना फेवरेट जो भी तरीका आपको ज्यादा फेवरेट लगा हो, ज्यादा फनी लगा हो, उसमें से कुछ लाइन उठाएं और डिस्कस करें क्लास के अंदर। तो एज ए एग्जाम्पल मैंने एक लाइन उठाई है और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये क्लास एक्टिविटी है, आप आराम से क्लास में कर सकते हैं, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप कविता से अच्छे से जुड़ पाए, उससे को रिलेट कर पाए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। कुछ कोई भी क्वेश्चन फालतू नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें छुपी होती है ताकि बच्चा अपने आप को उससे कोरिलेट कर पाए। ऐसा नहीं कि ये काट दो, ये ऐसा एग्जाम में नहीं आता, जरूरी है एक बार ये एक्टिविटी करो ताकि तुम्हारे दिमाग में जो भी कंसेप्ट है हमारी कविता को लेके वो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, चले हमारे आंसर की तरफ। द वे द पोएट हैज यूज्ड लैंग्वेज इन आइडियाज इन द पोम इज ह्यूमरस, काफी ह्यूमरस है, काफी मजेदार है, फनी है जो पोएट ने लैंग्वेज यूज की है। ठीक है, द लाइन्स फ्रॉम द पोम दैट अपियर्स टू बी फनी आर, और जो सबसे फनी जो लाइन्स लगी वो एक लाइन मैंने उठाई है, कौन सी उठाई है, अ नोबल वाइल्ड बीट ग्रीट बीस्ट ग्रीट्स यू, कि एक नोबल सा वाइल्ड खूंखार सा जानवर आपको ग्रीट करेगा। अरे ग्रीट कौन करता है, आपने देखा होगा हमारे घर पे कभी कोई मेहमान आता है, अभी दिवाली पे जैसे गेस्ट आएंगे तो हम उसका अभिवादन करते हैं, उनको ग्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बोल रहा है कि जो वाइल्ड बीस्ट है वो आपको ग्रीट करेगा। अरे अभिवादन आपका वेलकम करेगा, ये कोई बात होती है, लेकिन उन्होंने इतना फनी वे में इसको बताया है।
द आइडिया दैट अ वाइल्ड बीस्ट इज गोइंग टू वेलकम यू इज क्वाइट फनी। और ये जो आइडिया है कि एक जंगली जानवर आपका स्वागत करेगा, वो बड़ा फनी है, क्वाइट फनी। ठीक है, ऑब्वियसली है। हंसी तो बहुत आ रही होगी आपको भी ये पोम पढ़ के, मेरे को भी बहुत आई थी। ठीक है, द लैंग्वेज इन द लाइन he will only lap and lap again is also very humorous। और देखो जो लैप एंड लैप अगेन लैपर्ड के लिए यूज हुआ था कि वो बार बार आप पे छलांग लगाएगा, कूदेगा, तो ये भी बड़ी फनी और ह्यूमरस वे है पहचानने का। तो बच्चों ये कविता थोड़ी लेंदी है, थोड़ा टिपिकल भी हो सकता है समझने में, क्योंकि हर स्टेंजा में हर एनिमल की उसकी कोई विशेषता है, उसको बड़ा फनी वे से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कविता को एक दो बार जरूर पढ़े, क्योंकि एक बार में ये क्लियर नहीं होते आइडियाज। ठीक है, थोड़ी लेंदी है इसलिए, ताकि आप कोरिलेट कर पाए इसको और अच्छे से समझ पाए, और जो हमारे बोर्ड एग्जाम में इस पे क्वेश्चन हो वो भी आप अच्छे से कर पाए। ठीक है बच्चों, देखो जिस किसी ने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो वो फॉलो करें। मैडम उससे क्या होगा, उससे ये होगा जितने भी मैंने हार्ड वर्ड्स लिखे और जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो मैंने इजी लैंग्वेज में तुम्हें यहाँ एक्सप्लेन किए, उसकी पीडीएफ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, वहां पे आपको मिल जाएगी और आप वहां से इसको पीडीएफ को खोल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको आवश्यकता हो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे, लेकिन पढ़ना जरूर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। हमने काफी अच्छे से डिस्कस भी कर लिए क्वेश्चन आंसर्स। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी एज सून एज पॉसिबल। यदि बच्चों आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।